Hello everyone, welcome to Simple Funda. I am Apurv and today we are going to start first lecture of our series for MPPSC Mains Paper 3 Science and Technology. तो इस सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से जो कि रिलेटेड है फिजिक्स से. ओके, तो फिजिक्स से ये यूनिट रिलेटेड है और इन फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी सिंपल टॉपिक. बड़ा बेसिक टॉपिक है ये फिजिक्स का जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. तो पहले हम बात करेंगे यूनिट्स की एंड देन विल मूव टू कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मेजरमेंट पार्ट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. पहले हम बात करते हैं कि यूनिट्स क्या होता है. तो सपोज इफ वी टेक एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, एसेट्रा, ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं. तो ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एनी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज लेंथ ले लिया, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कि अगर हमें लेंथ मेजर करना है तो वो हम मीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, मिलीमीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं, माइल्स में कर सकते हैं. ऐसे कई सारे रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं जिसमें हम लेंथ को मेजर करें और यही रेफरेंस स्टैंडर्ड्स यूनिट कहलाते हैं. ओके, तो ये सारे यूनिट्स कहलाएंगे. ओके, तो अब हमने ये समझ लिया कि यूनिट्स क्या होता है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज एसआई यूनिट. ये एसआई यूनिट क्या होता है और एसआई यूनिट का क्या इंपॉर्टेंस है. तो एसआई यूनिट को अगर हम सशब्द देखें, मतलब अगर हम इसको बाय द वर्ड देखें तो एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है. ओके, बट पॉपुलरली इसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट. तो अब हुआ क्या, हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं. किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के भी हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं. तो उनमें से किसी एक क्वांटिटी को हमने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मान लिया. ठीक है, जैसे कि इन केस ऑफ लेंथ, मीटर वी हैव टेकन एज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट. सिमिलरली अगर मास की बात करें तो केजी को हमने अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ले लिया. सिमिलरली टेम्परेचर के केस में केल्विन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ले लिया हमने. टाइम में सेकंड हो गया, ये भी एक ऐसा यूनिट हो गई. तो अगर ऐसा यूनिट के बारे में बात करें तो ये अडॉप्ट किया गया था 1960 में. ये जो स्टैंडर्ड्स फॉर्म किए गए थे, मतलब ये जो यूनिट्स हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तौर पर अडॉप्ट किया गया था 1960 में. और जो एसआई यूनिट्स होते हैं वो प्रिसाइज और डेफिनेट होते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि 1 kg का मतलब इंडिया में कुछ और हो, यूएसए में कुछ और हो. ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि जो 1 kg का मतलब इंडिया में होगा वही 1 kg का मतलब यूएसए में होगा. जो 1 kg का मतलब आज है वही 10 साल बाद भी 1 kg का मतलब होगा. तो इट मीन्स कि दीज आर डेफिनेट स्टैंडर्ड्स. ठीक है, ये चेंज नहीं होने वाले. ओके, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एसआई यूनिट्स, तो इनका साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत यूज आता है. मतलब जब भी कोई डेवलपमेंट, कोई भी रिसर्च होता है तो दे टेक एसआई यूनिट्स इनटू अकाउंट. कि कहीं मान लीजिए मध्य प्रदेश में कोई इनोवेशन हो रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो यूपी में एप्लीकेबल ना हो. तो इस चीज़ का ध्यान कैसे रखा जा सकता है कि जो यूनिट्स हैं अगर वो एसआई फॉर्म में होंगे या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे होंगे तो जो एप्लीकेशन यहाँ इनोवेशन हो रहा है वो किसी दूसरे कंट्री में भी एप्लीकेबल हो पाएगा. ओके, तो ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. ठीक है, अब हम मूव करते हैं और समझते हैं कि ये बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं. ओके, तो एसआई यूनिट्स जो हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक तो है बेस यूनिट, दूसरी है ड्राइव्ड यूनिट.
ठीक है। तो हर जैसा कि हमने देखा हर फिजिकल क्वांटिटी की करस्पॉन्डिंग एक यूनिट होती है, उसी तरह बेस क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग बेस यूनिट्स हैं और ड्राइव क्वांटिटीज की करस्पॉन्डिंग ड्राइव यूनिट्स हैं। अब ये बेस क्वांटिटी क्या है ये हम समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स 7 यूनिट्स आर टेकन एज बेस यूनिट्स। ओके, 7 यूनिट्स को बेस माना गया है या 7 क्वांटिटीज को बेस माना गया है जिसका यूज होता है बाकी यूनिट्स को ड्राइव करने में। ठीक है, चलिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की को देखें तो उसके अकॉर्डिंग 7 क्वांटिटीज जिसमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन 7 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी बोला गया है और ये अज्यूम किया गया है कि ये सातों क्वांटिटीज म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो इन बेस क्वांटिटीज को यूज करके ही हम आगे आने जो हम डिस्कस करेंगे ड्राइव क्वांटिटीज, उनको ड्राइव करते हैं। ओके, उनको ड्राइव किया जाता है बेस क्वांटिटीज का यूज करके। ठीक है, अभी इस स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि एसआई बेस क्वांटिटीज क्या है और यूनिट्स क्या है। तो जैसा कि हमने देखा ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, उनके करस्पॉन्डिंग बेस एसआई यूनिट्स होती हैं। जैसे कि लेंथ की एसआई यूनिट मीटर हो गई, मास की एसआई यूनिट केजी हो गई, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड हो गई, सिमिलरली करंट की एसआई यूनिट एम्पियर हो गई, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन हो गई। ये हमें ध्यान से याद करना है क्योंकि कई बार हम डिग्री सेल्सियस एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये भी हम बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट होती है मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट होती है कैंडेला। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट्स होती हैं उनको भी डिफाइन किया गया है और उनको डिफाइन कैसे किया गया है, उनको डिफाइन किया गया है इस फॉर्म में कि वो कांस्टेंट बने रहें। ठीक है, मान लीजिए मीटर की डेफिनेशन ऐसी रही कि वो खुद ही चेंज होती रही डेफिनेशन, तो फिर सारा हमारा कैलकुलेशंस फेल हो जाएंगे, जितने भी इनोवेशन हुए सब चेंज करने पड़ेंगे। इसलिए अगर हम डिफाइन करते हैं किसी भी एसआई यूनिट को तो देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज अगर मैं मीटर की बात करता हूं तो मीटर को डिफाइन किया गया है द मीटर इज द लेंथ ऑफ the path traveled by light in vacuum during a time interval of very minute part of a second। ठीक है, तो मीटर को डिफाइन किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, जो कि हमेशा अगर हम देखें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहती है वैक्यूम में, जो कि होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट सेम है, इसलिए जो मीटर रहेगा वो एक फिक्स क्वांटिटी रहेगी, है ना, वो चेंज नहीं होगा कभी। सिमिलरली अगर हम सपोज मोल की बात करते हैं, मोल क्या है, मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मोल को डिफाइन कैसे किया गया है, मोल को डिफाइन किया गया है अगर हम C12 जो कि कार्बन का एक आइसोटोप है C12, उसको अगर लेते हैं, अगर हम 12 ग्राम C12 लेते हैं उसमें जितने एटम्स होंगे, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको 1 मोल बोला जाएगा। ठीक है, तो मोल्स को ऐसे डिफाइन किया गया है कि कार्बन 12 आइसोटोप जो है उसका 12 ग्राम क्वांटिटी में जितने एटम्स होंगे उसको 1 मोल बोला जाएगा। ओके, और उन एटम्स की संख्या कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, तो ये जो क्वांटिटी है इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.023 इंटू 10⁻23।
इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है ड्राइव क्वांटिटी। तो जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि बेसिक क्वांटिटीज को यूज करके जो क्वांटिटीज को हम डिफाइन करते हैं उनको बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। सपोज जो एरिया है उसको हम डिफाइन करते हैं लेंथ स्क्वायर। लेंथ क्या है? एक बेस क्वांटिटी है, तो एरिया जो हुआ वो हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटी हुआ। सिमिलरली वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम को भी हम एरिया इंटू हाइट, मतलब एरिया क्या हो गया? लेंथ स्क्वायर इंटू हाइट क्या हो गया? लेंथ का ही एक फॉर्म है, तो इसको भी हम बेस क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। सिमिलरली मान लीजिए इम्पल्स लेते हैं हम, इम्पल्स, इम्पल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, इसको इम्पल्स बोलते हैं। अब फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बट एक ब्रॉड फॉर्म में हम देखें किसी भी क्वांटिटी को, किसी इफ एनी क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ 7 बेस क्वांटिटीज, दीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट होगी उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ओके, बस इतना ही हमारे समझने का इस टॉपिक में था, ठीक है। तो यूनिट्स पार्ट हमने कवर कर लिया है अभी तक। नाउ इफ वी मूव टू मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आगे समझने वाले हैं। सपोज मेजरमेंट में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, सपोज लेंथ कोई मेजर हम कर रहे हैं, तो देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। सपोज मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारा हम नॉर्मल स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। फीट हो गया, इंचेस हो गया, ये सारा हम नॉर्मल स्केल से मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए हमें मेजर करना है ऐसी क्वांटिटी जो है 10⁻⁻⁴ मीटर के फॉर्म की, तो फिर नॉर्मल स्केल से हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना कैलिब्रेशन होता ही नहीं है नॉर्मल स्केल में। उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, ठीक है। अगर 10⁻⁵ मीटर के फॉर्म का कोई मेजरमेंट हमें करना है, वो हम कर सकते हैं यूजिंग स्क्रू गेज या फिर स्फेरोमीटर, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल को हमें 10⁻⁻8, 10⁻⁻10 इस फॉर्म के अगर किसी पार्टिकल को हमें मेजर करना है तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें डिस्टेंस मेजर करनी है किसी ऐसे पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की जो बहुत दूर है, सपोज ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, और एक बहुत दूर एक प्लैनेट है, प्लैनेट एस, और उसका हमें अर्थ से डिस्टेंस मेजर करना है, तो वो हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से करने बड़ा ही मुश्किल होता है, तो उसको हम करते हैं मेजर पैरेलैक्स मेथड के यूज करके। ओके, तो पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है? 2 पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लिया जाता है। सपोज अर्थ में एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, जो कि स्मॉल बी डिस्टेंस अपार्ट है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बी है, ठीक है। 2 पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लिया इस प्लैनेट एस का, और सपोज इन दोनों पॉइंट्स से जो ऑब्जर्वेशन लिया उनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। ओके, तो एक फॉर्मूला होता है कैपिटल डी इक्वल्स टू बी बाय थीटा। ये वैसे हमें इतना चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि यूजिंग दिस फार्मूला d इक्वल्स टू बी बाय थीटा हम ये d डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये b हमें पता रहेगा और ये थीटा भी हमें पता रहेगा। तो यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड वी कैन आइडेंटिफाई द डिस्टेंस बिटवीन टू वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, इतना ही हमें समझना था। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा ये एरर होता क्या है, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को
जब हम मेज़र करते हैं तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रह जाती है मेजरमेंट में। मतलब हमेशा हम ज़रूरी नहीं है कि ट्रू वैल्यू आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो जो भी ट्रू वैल्यू से डेविएशन रहता है उसको हम एरर बोलते हैं। ठीक है, तो return of result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty and this uncertainty is referred as an error। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरर्स होते कितने टाइप के हैं। तो एरर ब्रॉडली कैटेगराइज अगर किया जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। ठीक है, तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो ग्रॉस एरर वो होते हैं जो ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से अराइज होते हैं। जो सिस्टमैटिक एरर होता है वो ब्रॉडली तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर एंड एनवायरमेंटल एरर। ये चीज़ हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, और थर्ड होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब एरर क्यों हुआ ये हमें उसका कॉज ही नहीं पता, वो कहलाता है रैंडम एरर। ओके, चलिए इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अगर हम ग्रॉस एरर की बात करें तो दीज एरर्स आर मेनली ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स इन रीडिंग और यूजिंग इंस्ट्रूमेंट और एरर इन रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अगर कोई ह्यूमन मिस्टेक हो रही है उससे जो भी एरर होगा उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। और इस ग्रॉस एरर को हम किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से नहीं हटा सकते, क्योंकि कौन सा पर्सन कहाँ मिस्टेक करेगा ये पहले से डिफाइन नहीं होता। ये तो बड़ा ही इंस्टेंट मतलब इंस्टेंटली ये चीज़ होती है, ये कोई प्री प्लान नहीं होती कि यही मिस्टेक बार बार होने वाली है। ठीक है, इसलिए हम इसको मैथमेटिकली ट्रीटमेंट नहीं दे सकते और ना ही इस चीज़ को ज़ीरो कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी हमेशा रह सकती है। बट हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं कि ह्यूमन मिस्टेक्स को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। पहले तो वेल ट्रेंड स्टाफ अगर हम यूज़ करें, ठीक है। दूसरा, अगर हम बड़ा ही स्ट्रिंजेंट ड्यू डिलिजेंस रखें, मतलब प्रोसेस इतने टाइट रखें कि ह्यूमन मिस्टेक का चांस बहुत कम हो जाए, बट ये ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रॉस एरर। सेकंड होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर वो एरर है जिसका एक स्पेसिफिक कॉज रहता है और स्पेसिफिक पैटर्न रहता है। ओके, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब देयर इज सम फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, जिसकी वजह से मान लीजिए एक स्केल है, ठीक है, एक मान लीजिए 1 फीट का स्केल है या फिर 1 मीटर का स्केल है, उसमें ये सेंटीमीटर्स हैं, ऐसे 10 पॉइंट्स होंगे। अब वो रियलिटी में उसको होना तो चाहिए, ट्रू वैल्यू तो होना चाहिए ये 10 सेंटीमीटर, बट प्रैक्टिकली वो 10 की जगह मान लीजिए 11 सेंटीमीटर पे ये मार्क है। तो ये इंस्ट्रूमेंट का एरर है। ठीक है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है ह्यूमन उसकी कोई गलती नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट का फेलियर है या एरर है जिसकी वजह से ये सिस्टमैटिक एरर अराइज हो रहा है। सिमिलरली इन्वायरमेंटल एरर कैसे होता है ये भी हम देखते हैं। सपोज एक कोई वेइंग मशीन है, ये ऐसी रफ वेइंग मशीन में बना रहा हूँ। एक मान लीजिए ये स्प्रिंग है जिस पे वेट लटका के वेट कितना है ये पता किया जाता है। सपोज इस पे वेट 10 kg का लगाया हुआ है, 10 kg का, और यहाँ पे 1 2 3 4 करके 10 11 12 ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे जब 10 kg का वेट यहाँ पे लगाते हैं हम, तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होती है और यहाँ पे 10 पे आके रुक जाती है। इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये 10 kg का है। ठीक है, सपोज ये मशीन जो कैलिब्रेट करी गई थी वो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए कैलिब्रेट करी गई थी। अब मान लीजिए कोई 250 डिग्री सेल्सियस पे इस मशीन को यूज करे। मान लीजिए कोई भट्टी है, भट्टी के अंदर इस मशीन को यूज करे तो होगा क्या। अब ये स्प्रिंग है, ये मान लीजिए लोहे की बनी हुई है। अब टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि स्प्रिंग खुद में ही सॉफ्ट हो गई। तो अब आप इसमें 5 kg भी
वेट लटकाने पे भी वो 10 केजी तक दिखाने लगेगा, क्योंकि ये लूज हो गई, ये एक्सपेंड हो जाएगी, तो 5 केजी पे ही वो 10 केजी बताने लगेगा। तो ये हो गया इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है। सिमिलरली ऑब्जर्वेशनल एरर क्या है कि जो भी इंडिविजुअल काम कर रहा है मशीन पे, उसको पता ही नहीं है कि सही ऑब्जर्वेशन लेना कैसे है। वो हर बार वो अपने साइड से तो सही ऑब्जर्वेशन ले रहा है, बट वो तरीका ही गलत है। तो उससे जो एरर होगा उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है। अब थर्ड आता है रैंडम एरर, कि रैंडम एरर क्या होता है, इन दोनों एरर्स के अलावा जो भी एरर बचा हुआ है उसको रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक है। तो रैंडम एरर क्या हुआ, विद दिस टाइप ऑफ एरर द मेजर्ड वैल्यू इज, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, बट मैं आपको समझाता सही हूं। रैंडम एरर क्या होता है, इन दोनों एरर्स को हटा के जो भी पार्ट बचता है उसको रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक है। तो रैंडम एरर ऐसा एरर है जिसका रीजन ही अननोन है। ठीक है। ऐसा एरर जिसका रीजन ही नहीं पता कि क्यों ये एरर आ रहा है, उसको हम रैंडम एरर में डालेंगे। रैंडम एरर आर वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि रैंडम एरर होते क्यों हैं। ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ रैंडम एरर क्या हैं ये हम देखते हैं। या तो इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ प्रोसेस पैरामीटर एंड डिजाइन कंडीशंस, अगर नॉलेज ही नहीं है तो पता ही नहीं लग पाएगा कि गलती क्या हुई हो रही है मेजरमेंट में, उससे जो एरर होगा वो रैंडम एरर का पार्ट होगा। पुअर डिजाइन भी रैंडम एरर को जनरेट कर सकता है। चेंज इन प्रोसेस पैरामीटर, इरेगुलरिटीज, अपसेट्स, ये सारे रैंडम एरर को जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली पुअर मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो रहा मशीन का, इट कैन ऑल्सो जनरेट एरर्स जिनका आपको रीजन ही नहीं पता चल पाएगा। तो दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ रेंडर एरर ओनली। ओके। अब एक छोटे से कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें लिखा होता है कि एब्सोल्यूट एरर बताइए, या रिलेटिव एरर कितना है वो बताइए, या परसेंटेज एरर कितना है वो बताइए। ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू का मॉड। मॉड मतलब क्या हुआ, केवल हमें न्यूमेरिकल क्वांटिटी लेना है, साइन माइनस या पॉजिटिव को इग्नोर करना है। ठीक है। केवल उसका एम्पलीट्यूड हमें लेना है। तो जैसे कि हम देखें, मान लीजिए हाँ, अगर कोई एक 100 किलो की कोई बोरी है, ठीक है, अपने को पता है कि उसका वेट 100 kg है। ठीक है। अब हम उसको एक वेइंग मशीन में मेजर कर रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए हमने उसको एक वेइंग मशीन थी ये, उसमें रख दिया, तो उसका मेजरमेंट आ रहा है मान लीजिए 105 kg। ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 100 kg। और जो सॉरी जो ट्रू वैल्यू है वो है 100 kg, और जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो है 105 kg। ठीक है। तो इस केस में जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो कितना होगा, वी टी। वी टी मतलब कितना है, 100 माइनस वी ऑब्जर्व कितना है, 105। ओके। तो वी टी माइनस 105 कितना हो गया, हाँ, ये हो गया 100 माइनस 105 इक्वल टू -5 का मॉड इक्वल्स टू 5। तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो है 5 kgs का। ठीक है। एब्सोल्यूट एरर जो होगा उसका यूनिट वही होगा जो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट था। सपोज केजीज में बात हो रही है तो 5 kgs हो गया एब्सोल्यूट एरर। अगर रिलेटिव एरर की बात करें तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, 100 जो कि ट्रू वैल्यू है माइनस ऑब्जर्व वैल्यू 105 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितनी है, 100, मतलब मॉड -5/100 इक्वल टू 5/100 इक्वल टू 0.05। ये हो गया रिलेटिव एरर।
अब यहाँ पे -5 जरूर था, बट ये मॉड का मतलब ये है कि साइन को इग्नोर करो, केवल मैग्नीट्यूड उसका देखना है अपने को। तो ये हो गया 0.05 इज रिलेटिव एरर। सिमिलरली अगर परसेंटेज एरर फाइंड करना हो तो 0.05 जो कि रिलेटिव एरर था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि 5% आया, वो है परसेंटेज एरर। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट है, बट कई बार छोटे छोटे 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है कि इसको ये एक ट्रू वैल्यू है, ये मेजर्ड वैल्यू है, अब ये तीनों एरर्स को आइडेंटिफाई करिए। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं मेजरमेंट में, वो हम देखते हैं। ठीक है, अगर एक्यूरेसी की हम बात करते हैं तो एक्यूरेसी को हम पढ़ते हैं द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एक्यूरेट वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी, या फिर द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू स्टैंडर्ड और ट्रू वैल्यू, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। मतलब जो हमारा ट्रू वैल्यू है उससे क्लोजनेस कितनी है ऑब्जर्व्ड वैल्यू की, मतलब जो ट्रू वैल्यू है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू से कितना क्लोज है, उससे पता चलता है कि एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट की कैसी है। इसको और अच्छे से अभी हम देखेंगे, पहले हम प्रिसीजन को भी डिफाइन कर लेते हैं। द क्लोजनेस ऑफ 2 or more measurements to each other is known as precision of any instrument। ठीक है, तो अब इसमें जो बात करी गई है वो क्लोजनेस ऑफ 2 or more मेजरमेंट्स की बात करी गई है, ना कि बात करी गई है क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। जैसे कि एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, एक्यूरेसी में बोला गया है क्लोजनेस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। मतलब अगर कोई 10 या 100 kg का कोई वेट है तो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर कर रहे हैं वो उसको कितना बता रहा है, वो इसको 101 बता रहा है या 102 बता रहा है, उससे इसकी एक्यूरेसी पता चलेगी। और प्रिसीजन की अगर हम बात करें तो वही 100 kg का अगर वेट है तो जो इंस्ट्रूमेंट का अगर हम प्रिसीजन देख रहे हैं, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का रिपीटेडली अगर हम मेजरमेंट करें तो क्या वैल्यू आती है, उससे प्रिसीजन का पता चलता है। मान लीजिए, अब हम अच्छे से थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। मान लीजिए एक वेट था जिसका, एक बोरी है जिसका वेट है 100 kg। ठीक है, अब उसको हमने एक वेइंग मशीन में मेजर किया। वैसे हमें पता था कि वो 100 kg की है, बट हमने वेइंग मशीन में मेजर कर लिया उसको। पहला जो ऑब्जर्वेशन आया, मान लीजिए 2 वेइंग मशीन थी, वेइंग मशीन 1 एंड वेइंग मशीन 2। ठीक है, वेइंग मशीन 1 में मेजर किया, देन वेइंग मशीन 2 में मेजर किया। वेइंग मशीन 1 का मेजरमेंट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आया सपोज 105, इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आया 101। सेकंड ऑब्जर्वेशन मान लीजिए किया, इसका आया 106 kg बताया इसने बताया 105 kg। थर्ड ऑब्जर्वेशन में मान लीजिए मशीन 1 बता रही है 105 kg, और जो मशीन नंबर 2 है वो मान लीजिए बता रही है 98 kg। ठीक है, और फोर्थ मशीन मान लीजिए बता रही है 104 kg, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन में सेकंड मशीन मान लीजिए बता रही है 97 kg। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 मशीन्स हैं। ठीक है, दोनों मशीन्स में 4-4 ऑब्जर्वेशन लिए गए सेम वेट के। ठीक है, अब मशीन 1 जो है वो काफ़ी, उसमें एरर काफ़ी ज़्यादा है ना, उसकी एक्यूरेसी लो है, क्योंकि 100 किलो की चीज़ को वो 105, 106, 105, 104 ऐसे बता रही है, बट उसका प्रिसीजन काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू मशीन 2। क्योंकि अगर प्रिसीजन की हम बात करें तो वो बोलता है कि जो रिपीटेड मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं वो आपस में कितने क्लोज हैं।
तो रिपीटेड मेजरमेंट मतलब एक बार 105 आया, फिर 106 आया, फिर 105 आया, फिर 104 आया, तो वो गलती तो कर रहा है मशीन, मतलब ट्रू वैल्यू से तो काफ़ी दूर है, बट उसके ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। जबकि अगर हम मशीन 2 की बात करें तो पहली बार में उसने मेज़र किया 101, दूसरी बार में 105, थर्ड टाइम में 98, फोर्थ टाइम में 97। तो कंपेयर टू मशीन 1 उसकी एक्यूरेसी तो अच्छी है क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है। अगर मशीन 1 के कंपैरिजन में देखें तो मशीन 2 काफ़ी क्लोज रिजल्ट दे रहा है, बट उसका प्रिसीजन खराब है क्योंकि जो उसके ऑब्जर्वेशन है वो आपस में क्लोज नहीं है, उसमें आपस में कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन का समझ लिया। ओके, तो अगर हम इस चार्ट के माध्यम से समझें तो मान लीजिए हमारा टारगेट था ये वाला रीजन। ठीक है, ये हमारा टारगेट एरिया है, चारों फिगर्स में ये हमारा टारगेट एरिया है ये। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ, जो कॉम्पिटिटर था, जो भी कंपटीशन में भाग ले रहा है, उसने 6 बार निशाना लगाया और उसका ये निशाने यहाँ यहाँ पे लगे। तो अब देखेंगे ना ही ये टारगेट के बहुत क्लोज है, ना ही ये आपस में काफ़ी क्लोज है, तो इसकी एक्यूरेसी भी कम है और प्रिसीजन भी कम है। ठीक है, वहीं अगर हम इस वाले चार्ट को देखें तो इस वाले चार्ट में जो निशाना लगाया उसका टारगेट से तो वो काफ़ी दूर है, बट आपस में वो काफ़ी क्लोज हैं, जिससे उसकी एक्यूरेसी तो लो है बट प्रिसीजन जो है वो हाई हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम चार्ट 3 में देखें तो वो टारगेट से तो काफ़ी क्लोज है, बट आपस में वो क्लोज नहीं है, मतलब आपस में उनमें क्लोजनेस नहीं है, तो इससे उनकी एक्यूरेसी तो हाई है बट प्रिसीजन लो हो गया। सिमिलरली अगर हम चार्ट 4 पर नज़र डालें तो इसमें टारगेट के भी काफ़ी क्लोज हैं और आपस में भी ऑब्जर्वेशंस काफ़ी क्लोज हैं, जिससे कि एक्यूरेसी भी हाई है और प्रिसीजन भी हाई है। ठीक है, तो ये हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया यहाँ पर। तो बस इतना ही था इस टॉपिक में। एक बार हम जल्दी से समराइज और कर लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। इस सेशन में पहले हमने पढ़ा यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट कैसे डिफाइन करते हैं। यूनिट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर टेकिंग मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हमने एसआई यूनिट को देखा कि एसआई यूनिट क्या है, ये अडॉप्ट कब किया गया था। ये एक प्रिसाइज और डेफिनेट स्टैंडर्ड है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, ये हमने देखा। हमने देखा कि जो बेस यूनिट्स हैं उनको डिफाइन कैसे किया जाता है, मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, ये हमने देखा। ये सारी जो जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो 3 मार्क्स में आसानी से पूछे जा सकते हैं। ओके, सिमिलरली हमने देखा कि मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को हम मेजर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए हम पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं, बहुत ही माइन्यूट मेजरमेंट के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, 10⁻⁻⁴ मीटर के मेजरमेंट के लिए हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। 10⁻⁵ मीटर का अगर कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो उस रेंज के लिए हम स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा एरर क्या होता है, एरर के वेरियस टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आ सकती हैं, मतलब एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल देंगे जिसमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने को दिया जा सकता है। कैन बी अ 5 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम दिस। उसके बाद हमने देखा एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल हमने देखा, बट न्यूमेरिकल जो है उसका इन डेप्थ एनालिसिस हमको जो मैथ्स वाली यूनिट है सेम पेपर में ही, पेपर 3 में ही, उसमें हम बड़ा इन डेप्थ इसको देखेंगे कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी को मैथमेटिकली कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ हम आगे आने वाली यूनिट्स में
जानेंगे। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस। तो वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर नाउ, and if you like this effort of mine, then like the video, please subscribe to Symbol Funda, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.